करेंगे, इसके बाद करेंगे कि कौन कौन पास हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में देखें तो एक लड़का फेल है, अमित कुमार। बाकी अमन कुमार का 100 में से 100 आया है। और अरे भाई भाई के बाद 96 देख नंबर रहा है लाया था, आशुतोष देख शर्मा। रहा है। और टुन्नू कुमार 56 नंबर और 40 नंबर विकास कुमार। टुन्नू कुमार का मार्क्स कम गया अरे आज। काश। आशुतोष शर्मा का हमेशा की तरह बढ़िया है। और वंस अगेन अमन कुमार का 100 आउट ऑफ 100। सेकेंड ईयर का देखेंगे हम लोग। देख वो ले वाले आकाश, बैटरी खेल रहे थे यार। इस चलिए आकाश को कोई नहीं। ठीक है सर। तो सर आज बैटरी नहीं था सर, तैयो हम टेस्ट दे तुम दिए जैसे तुम तैसे 8% तुम बैटरी पे। आज बैटरी नहीं था, आज बहाना है तुम्हारा। बाकी दिन क्या था? आज दिए है ना सर, ऐसे बात कर आकाश रहे हैं आप। कुमार 52 नंबर आज दिए हो। और अंकुश कुमार 52 नंबर। अंकुश कुमार का अच्छा परफॉर्मेंस रह रहा है, दिनों दिन और बढ़ रहा है। आज थोड़ा कम मार्क्स आया है, कुछ सवाल नए डाले थे इस वजह से आज सर। बैटिंग नहीं जा सकता, लाइन खराब था। लाइन मानिए तो एक पेड़ उड़ गिर गया सर, बहुत दिक्कत हो रहा है। दीपक आज कुमार आज का दम ठीक 50 आया में है। दिए हैं, लाइन खराब था, देवे नहीं किया था। चलिए होता है ऐसा। चलिए दीपक कुमार का आज थोड़ा सही है, 60 नंबर लाया है। हिमांशु राज 88 नंबर लाया है। इसका देखेंगे 6 सवाल कौन कौन से गलत हुए हैं इसके। और संतोष मालाकार 72 नंबर लाए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेकेंड ईयर का ही। तो आकाश कुमार का देख लेते हैं 52 नंबर वाले। ना मेरा बहुत गंदा है, हिमांशु के देख। हाँ देखिए, सबसे पहला सवाल इन्होंने गलत किया है कि ड्रिल जिग बुशिंग को हार्ड क्यों किया जाता है, ये आपका सवाल था। ड्रिल में जो बुशिंग इस्तेमाल करते हैं उसको हार्ड क्यों किया जाता है। तो इन्होंने लगाया है कि टूल को गाइड करने के लिए, जिससे कि तिरछा ना चले। तो टूल्स को गाइड करने के लिए सिर्फ हार्ड नहीं किया जाता है, इसमें और भी कुछ होता है। चलिए देखते क्या है। आपको पता है कि कोई भी हार्ड मटेरियल पे स्क्रैच नहीं आता है ना। दो चीजें होती हैं, एक हार्ड होती हैं, टफ होती हैं। तो हार्ड मटेरियल पे स्क्रैच नहीं आता है, तो वहीं पे लिखा हुआ है कि बिना घिसावट और क्षय के, मतलब बिना किसी लॉसेस के। मीन्स कि उस पे अगर मान लीजिए आपका ड्रिल बिट रगड़ भी खाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का मेटल लॉस नहीं होना चाहिए। इस वजह से हार्ड किया जाता है, यानी कि बिना घिसावट और क्षय के लंबा जीवन काल, मतलब उसकी लाइफ जो है वो ज्यादा हो, ज्यादा दिन तक चले, सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि टूल जो है परिशुद्ध गाइड करे, मतलब शुद्धता के साथ गाइड करे। अगर उसमें किसी मेटल लॉस होगा फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, तो क्या होगा, वो फिर शुद्धता से गाइड नहीं करेगा। शुद्धता से गाइड नहीं करेगा कहने का मतलब कि जिस सेंटर में उसको टूल्स को ले जाना रहेगा उस सेंटर में नहीं ले जाके थोड़ा इधर उधर कर देगा, अगर उसमें मेटल लॉसेस होंगे तो इस वजह से ड्रिल जिग को है, सॉरी ड्रिल जिग बुशिंग को हार्ड किया जाता है। दूसरा सवाल तुम्हारा सही है। तीसरा सवाल अब तुमने जो गलत किया है वो है कि फिक्चर्स का एक उत्पादन डिवाइस है जोकी, है ना। तो देखिए फिक्चर्स क्या करता है, फिक्चर्स और जिग दो चीज हमने आपको बताया है, जिसमें जिग जो है वो जॉब को पकड़ता भी है और टूल्स को गाइड भी करता है। फिक्चर्स क्या करता है, वर्कपीस को पकड़ता है, इसके बाद वर्कपीस को गाइड करता है, टूल्स को गाइड नहीं करता, वर्कपीस को गाइड करता है। तो इसमें दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अब एक और ऑप्शन क्या था वो पता नहीं, लेकिन इसी तरह से ऑप्शन होगा कि वर्कपीस को पकड़ता है और वर्कपीस को गाइड करता है, टूल्स को गाइड नहीं करता। टूल्स को गाइड करने का कौन काम करता है, जिग करता है। चलिए अगला जो सवाल आपने गलत किया है वो है लेथ मेंड्रल, एक तरह का फिक्चर्स है। लेथ मेंड्रल को हम लोग फिक्चर्स भी बोलते हैं, तो उसका आंसर फिक्चर्स हो जाएगा, जिग नहीं। अगला जो गलत है वो है कि स्लिप गेज के सेट के निश्चित ग्रेड में से किसका प्रयोग जो है वो रेफरेंस कार्यों के लिए किया जाता है। तो आपको बताया है हमने कि ग्रेड जनरली 4 ग्रेड में हमने आपको बताया था स्लिप गेज, ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 2 को हम लोग वर्कशॉप वाला भी बोलते हैं स्लिप गेज। तो सबसे ज्यादा जो शुद्धता वाला जो स्लिप गेज होता है वो ग्रेड 00 वाला होता है, जो BIS के पास होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पास। इससे ज्यादा शुद्ध कोई भी स्लिप गेज नहीं है हमारे इंडिया में। तो इसको हम लोग रेफरेंस गेज के, रेफरेंस स्लिप गेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेड 2 को हम लोग वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं जनरल पर्पस के लिए। स्लिप गेज की हार्डनेस 63 HRC होती है, सही लगाया है।
अगला जो सवाल गलत किया है वो है कि स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग तब करते हैं जब जिग के एक ही लोकेशन से एक से अधिक ऑपरेशन करने होते हैं। तुमने पता नहीं कौन हिसाब से ये लगाया है, इसका नाम है स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग। स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग कहने का मतलब, मान लीजिए आपका एक जॉब है, उसमें आपको 5 होल करने हैं, वो भी चैन में मतलब कि लगातार करने हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि स्लीप हो गया, सही हो गया। चलिए, थोड़ी परेशानी आ गई थी इंटरनेट में, चलिए और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बता रहे थे स्लीप रिन्यूअल बुशिंग के बारे में। तो स्लीप रिन्यूअल बुशिंग का हम इस्तेमाल वहां पे करते हैं जब आपको एक ही लोकेशन से एक से अधिक ऑपरेशन करने होते हैं, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग या थ्रेड कटिंग जैसी ऑपरेशंस, है ना। तो वहां पे हम लोग स्लीप रिन्यूअल बुशिंग का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करेंगे, अगला जो सवाल तुमने गलत किया है, लगातार गलत किया है, वो है आपका कि गोल आकार में जॉब की लोकेशन के लिए निम्न में से कौन सा लोकेटर उपयुक्त है। तो आपको पता है कि गोल जॉब हो, सिलेंड्रिकल जॉब हो या कोई पाइप हो, इन सब को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए या लोकेट करने के लिए हमेशा हम लोग भी टाइप का करते हैं, भी टाइप के लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो गोल जॉब को अच्छे से पकड़ पाता है या लोकेट कर पाता है। अगला है आपका, ये वाला सवाल गलत नहीं होना चाहिए था, लोकेटर वाला, गोल जॉब को पकड़ने के लिए। अगला सवाल है आपका कि जिग एक डिवाइस है जो कि सभी काम करता है, वर्कपीस को पकड़ता भी है, उसको लोकेट भी करता है और टूल्स को गाइड भी करता है। तो ये सारे काम करता है, इसमें सभी आंसर हो जाएगा आपका। जिग और फिक्चर में हमने आपको डिफरेंस बता रखा है, पहले बहुत बार बता रखा है, बहुत बार चर्चा कर रखा है, इस वजह से इसके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। आगे देखेंगे, अगला जो सवाल गलत किया है वो है आपका कि जिग और फिक्चर्स के उत्पादन के साधन है। जिग और फिक्चर जो है वो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन नहीं, इसको हम लोग मास प्रोडक्शन का साधन बोलेंगे, मतलब बहु उत्पादन का साधन है, जिनका प्रयोग डुप्लीकेट पार्ट्स का परिशुद्धता में उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जिग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जिग और फिक्चर्स दो ऐसे चीज हैं जो जॉब को पकड़ते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो सही नहीं है ये वाला शायद तुमने नहीं देखा क्या, इसमें क्या है कि जिग और फिक्चर जो है आपका टूल्स को पकड़ता नहीं है, है ना, वो जॉब्स को पकड़ता है, जॉब को होल्ड करता है, टूल्स को लोकेट करता है, लेकिन टूल्स को पकड़ता नहीं है। टूल्स का पकड़ने का काम जो है वो आपका चक की करेगा, या टूल्स होल्डिंग डिवाइस जो भी होता है, या थ्री या चक जो होता है आपका, लेथ मशीन में चक होता है, ड्रिल मशीन में चक होता है, वो सब टूल्स को पकड़ने का काम करता है। जिग और फिक्चर जो है वो जॉब को पकड़ने का काम करता है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा। अगला जो सही गलत किया है वो है कि ड्रिवन शाफ्ट को पावर में कैसे बदला जाता है। तो ड्रिवन शाफ्ट को पावर में आप परमानेंट चेंज से और टेम्पोररी चेंज दोनों से बदल सकते हैं, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस जिग में ड्रिल प्लेट होती है और जो ड्रिल किए जाने वाले कंपोनेंट पर बैठती है। इसमें आपसे सवाल किया गया है कि किस जिग में ड्रिल प्लेट लगा होता है और वो जो है वो ड्रिल किए जाने वाले कंपोनेंट पे बैठता है, तो वो आपका सॉलिड जिग में ऐसा होता है। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से किस लोकेटर का प्रयोग जो है अंदरूनी व्यास से लोकेशन के लिए किया जाता है। तो अंदरूनी व्यास कहने का मतलब ऐसा व्यास जो इंटरनल होल टाइप का हो और उसकी उसका डायमीटर आपको लोकेट करना हो कि कितना डायमीटर है। तो इस ऐसे टाइम में हम लोग किस टाइप के लोकेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो पिन टाइप का लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगला जो सवाल आपने गलत किया है वो है कि निम्न में से पुली ड्राइव की कौन सी हानियां है। पुली ड्राइव, सीधा सीधा बेल्ट पुली की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसकी हानियां पूछ रहा है। तो उसकी बहुत सारी हानियां है। एक तो स्लिपिंग क्रीपिंग बहुत ज्यादा होता है ना, स्लिपिंग होता है, क्रीपिंग होता है। इसके बाद ज्यादा जगह चाहिए, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए। ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिशन करने में थोड़ी परेशानी होती है। और ज्यादा कम डिस्टेंस पे भी ज्यादा नहीं कर सकता है और ज्यादा
ज़्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं कर सकता है ये। तो ये सारी हानियाँ हैं इसकी। तो इसमें सारी जितनी भी ऑप्शन में थी वो सारी की सारी हानियाँ ही थी। तो सारे सवाल आपके, सारे ऑप्शन आपके सही थे। अगला जो सवाल गलत किया है वो है कि प्रायः ड्रिल जिग में ड्रिलिंग मशीन के टेबल के साथ क्लैंप नहीं किया जाता। आपने देखा होगा जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो जो मशीन वाइज जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग जिग बोल रहे हैं यहाँ पे। जिग भी एक तरह का मशीन वाइज ही है। तो उसको हम लोग क्लैंप क्यों नहीं करते हैं, ये आपका सवाल है। कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम लोग क्लैंप नहीं करते हैं? तो आपको पता है कि जो ड्रिलिंग जो ऑपरेशन है वो काफी सुदृढ़ है। सुदृढ़ कहने का मतलब रिजिड रिजिड है। क्या करता है वो कि कहीं पर से भी ठोस मटेरियल में से, हार्ड मटेरियल में से लगातार उसमें से मेटल को रिमूव करके उसमें होल करता है। वो वैसा मटेरियल, और उसमें क्या है कि आपको पता होगा कि उसमें बहुत सारे लिप्स होते हैं, लिप्स कटे होते हैं, कटिंग एंगल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है अगर हम लोग जिग को या मशीन वाइज को अगर ऑलवेज हमेशा के लिए फिक्स कर देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका टूल्स जो है, कटिंग टूल्स जो है, ड्रिल बिट जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो डैमेज भी हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ड्रिल जिग जो होता है जिसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो इस्तेमाल करते हैं, जिसको मशीन वाइज बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग परमानेंट फिक्स नहीं करते हैं ड्रिल की मशीन के टेबल पे। उसको बस रखते हैं और एक बोल्ट के सहारे फंसा के रखते हैं, वो वाइब्रेट कर सके। ड्रिल जिग जो है या ड्रिल मशीन वाइज जो है वो आपका वाइब्रेट कर सके, वाइब्रेशन को थोड़ा सह सके, ऑब्जर्व कर सके। इस वजह से हम लोग उसको हमेशा के लिए फिक्स नहीं करते हैं या ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं, ढीला रखते हैं। अगला सवाल है कि प्रायः ड्रिल जिग बुशिंग की धातु होती है तो टूल स्टील का होता है ड्रिल जिग, बुश जो बना होता है ड्रिल जिग का। बुश का जनरली काम क्या है, आपसे सवाल पूछेगा। कितना लोग अभी इतना सवाल कर लिए, लेकिन बार बार आ रहा है ड्रिल जिग बुशिंग, ड्रिल जिग बुशिंग, लेकिन किसी को अभी बहुत सारे ऐसा लड़का होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि बुशिंग का एक्चुअली काम क्या है ना। तो बूश एक्चुअली में बाबू, सबसे पहले अगर तुमसे कभी सवाल अगर कहीं दिख जाए बूशिंग, तो बूशिंग का जनरली काम होता है टूल्स को लोकेट करना और होल तक, टूल्स को होल के सापेक्ष लोकेट करना। जहां पे भी आपको होल करना है उसके सामने टूल्स को लोकेट करना, टूल्स जो है वो कहीं इधर उधर ना चला जाए, इस वजह से उसमें बूश का इस्तेमाल किया जाता है। और बूश क्या करता है, टूल्स को लोकेट करके जहां पे आपको होल करना है वहां पे ले जाता है। तो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है ड्रिल जिग बूशिंग। तो इसमें आप किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बूश जो होता है वो काफी हार्ड मटेरियल का बनाया जाता है, जैसे टूल स्टील का। टूल स्टील में आपके हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, ऊपर से उसको और हार्ड किया जाता है, जिसको हम लोग हार्ड एंड टेम्पर्ड बोल सकते हैं। वैसे किया जाता है ताकि क्या है कि उसमें मेटल लॉसेस ना हो, क्योंकि ड्रिल बीट भी हार्ड मटेरियल का होता है, टूल स्टील भी हार्ड मटेरियल का होता है। अगर ड्रिल बीट जो है वो अगर बूश को अगर काटना स्टार्ट कर देगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें ज्यादा गैप हो जाएगा। और ज्यादा गैप होने की वजह से क्या होगा कि उसमें ज्यादा गैप हो जाएगा। तो इसके बाद जो आपका ड्रिल बिट है वो सेंटर में नहीं चलेगा और जहां पे होल करना है या बिल्कुल फिनिश होल नहीं करेगा। तो इस वजह से उसको टूल स्टील से बनाया जाता है। आगे बात करेंगे, अगला सा है आपका कि फिक्स्ड रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग तब करते हैं जब प्रत्येक होल में एक ऑपरेशन करना हो, परंतु जिग के जीवन काल में कई बुशिंग प्रयोग किए जा सकते हैं। रिन्यूअल कहने का मतलब सीधा सीधा ऐसा है जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उसको ठीक कर सकते हैं, या उसको वापस जैसे का तैसा कर सकते हैं। तो वो होगा आपका। सारे सवाल इसमें इम्पोर्टेंस हैं आपके। रिबिट कितने प्रकार के होते हैं, तो रिबिट तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसमें 2 प्रकार का दिया हुआ है। देखो रिबिट को जनरली बहुत सारे अलग अलग तरह से क्लासिफाइड किया गया है, फिर उसके तरह से अलग अलग प्रकार के हैं। हेड के अनुसार, टेल के अनुसार, टेल का लेंथ के अनुसार, है ना। हेड कैसा होगा, सर्कुलर में होगा या फिर स्क्वायर में होगा, पेंटागोन होगा, हेक्सागोन होगा, उसके अनुसार अलग किए गए तो है। लेकिन जनरली आपसे पूछा जाए तो 2 प्रकार के रिबिट हैं इसमें। अगला जो सवाल इन्होंने गलत किया है वो है आपका कि रॉड के ऊपर थ्रेड्स लाइन को खींचने पर जो शेप बनती है उसे कहते हैं। तो किसी भी रोड के ऊपर जो थ्रेड लाइन खींचेंगे उसमें उसको एंगल बोलेंगे, एंगल ही बनेगा। थ्रेड आपको पता है थ्रेड कैसा कटा होता है,
किसी न किसी तो एंगल को बनाएगा ही बनाएगा जब आप किसी भी रोड पर थ्रेड काटेंगे तो। चलिए आगे बात करेंगे कि वट्स किस आकार का होता है, तो त्रिभुजाकार होता है आपका वट्स। अगला सवाल है आपका कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर बर्नियर डिवीजन बने होते हैं। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात कर रहा है ये, कोई बर्नियर कैलिपर ना समझ जाना। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो बर्नियर डिवीजन जो बने होते हैं वो उसमें डायल होता है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आपने देखा होगा एक डायल लगा होता है, डायल के अंदर ग्रेजुएशन होते हैं, उसी में आपका एक mm का भी ग्रेजुएशन कटा होता है और 0.01 mm का भी ग्रेजुएशन कटा होता है, तो उसी में होता है डिस्क में, डायल में। अगला है आपका कि वेल्डिंग द्वारा जॉब को आसानी से फैब्रिकेट करने के लिए प्रयोग होने वाले निम्न में से कौन सा डिवाइस है जो कि इस डिवाइस में सेट रहता है और आवश्यकता अनुसार 360 डिग्री में स्विवेबल करता है। तो आपका फिक्सर है, फिक्सर्स को हम लोग 360 डिग्री में स्विवेबल कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं और इसके बाद ऑपरेशन कर सकते हैं। अगला है कि बॉल बियरिंग को माउंट करते समय शाफ्ट के साथ इनर रेस में किस प्रकार की किट प्रयोग किया जाता है। तो आपको इनर रेस और आउटर रेस में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इनर रेस किसको बोलते हैं, आउटर रेस किसको बोलते हैं। बियरिंग में दो तरह के रेस होते हैं, इनर रेस होते हैं, आउटर रेस होते हैं। बीच वाले को केज बोलते हैं, जो बॉल को सेपरेट करता है या रोलर को सेपरेट करता है। तो इनर रेस में किस प्रकार के किट का इस्तेमाल करते हैं, तो किट सीधा सीधा आपको फिटिंग के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें आप इंटरफेरेंस करते हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता था बाबू, इंटरफेरेंस में आपका होता था कि होल का साइज जो है वो शाफ्ट के साइज से कम होता था। मींस कि होल का साइज जो है, क्लियरेंस में क्या होता था, क्लियरेंस में आपका शाफ्ट जो है, शाफ्ट का जो डायमीटर है वो होल के डायमीटर से छोटा होता था। होल बड़ा होता था और छोटा होता था, मीन्स ज्यादा भी छोटा, इतना भी छोटा नहीं कि ऐसे ही घुस जाए, मीन्स कि इजिली घुस जाए, ऐसा होता था। और इंटरफेरेंस में क्या है कि शाफ्ट का साइज बड़ा होता था और होल का साइज छोटा होता था, है ना। तो ये चीज होता था। तो इसमें हम इंटरफेरेंस करते हैं। इंटरफेरेंस इसलिए करते हैं क्योंकि बियरिंग को उसमें फिट करने के बाद उसको इजीली से निकाला ना जा सके, है ना। शाफ्ट ही जब बड़ा रहेगा उससे, उसके अपेक्षा, बड़ा कहने का मतलब इतना नहीं बड़ा कि घुसवे मन ना करे, घुसे, है ना। फोर्स फिट करने के बाद घुसे, फोर्स लगाने के बाद उसको घुसा सकते हैं, लेकिन टाइट हो। तो ये चीज है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांतें होनी चाहिए, तो विंग नट की ओर। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको पता है हेक्सा फ्रेम में जब आप हेक्सा लगाते हैं तो उसकी दांतें जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब जिधर विंग नट है, जिधर से आप टाइट करते हैं उधर की ओर दांतें झुकी होनी चाहिए, मतलब आगे की ओर झुकी होनी चाहिए, जिसको हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोलते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक ये हो गया आपके सारे सवाल। सेकेंड ईयर के जितने भी सवाल आपने गलत किया था सारे सवाल कवर कर लिए। उम्मीद है कि अगला से आपका एग्जाम होगा उसमें ये सारे सवाल अगर आ गए तो आप गलत नहीं करेंगे। ये कौन बदमाशी कर रहा है? चलिए फर्स्ट ईयर का देखेंगे, काफी समय है हमारे पास। अमित कुमार नहीं आया है, टुन्नू आया है, हिमांशु, आकाश। चलिए सेकेंड ईयर वाले लोग भी गायब नहीं होंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर का सवाल भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सेकेंड ईयर का, समझ रहे हैं। तो इस वजह से कोई एग्जिट नहीं करेगा। तुम्हारे लिए खास करके फर्स्ट ईयर का सवाल देखना बहुत ही जरूरी है। चलो टुन्नू कुमार का ही देख लेते हैं।
दूसरा सवाल गलत। एल्युमिनियम के शीटों को प्रयोग में लाने का निम्न में से कौन सा सामान्य कारण है? तो एल्युमिनियम का शीट आपको पता है कि उसमें काफी लाइट होती है ना। इसके बाद है वो चमकदार होता है, हल्का होता है। ये सारे चीज कारण है आपके उसको प्रयोग में लाने का। तो इसमें सही ऑप्शन होगा वो लाइटनेस हो जाएगा। देखिए लाइटनेस आपको कह रहे हो कि ब्राइट मतलब ही तो ही ना होगा सर उजर। तो देखिए ब्राइटनेस और लाइटनेस दोनों अलग चीजें हैं, दोनों को एक तरह से देखने की नहीं करना है। अगला जो सवाल गलत है आपका वो है कि चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग। ये सवाल दोबारा तुम कैसे गलत कर सकते हो? ये सवाल पिछले एग्जाम में था कि चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। मीन्स कि कोई आपके पास थ्रेड है, उसका क्रेस्ट और रूट दोनों के बीच जिससे जो एक परत बनी हुई है थ्रेड का, उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्लैंक बोलते हैं। ये सवाल कैसे गलत कर सकते हैं आप? अगला है कि एक जब फनल और टेपर्ड वस्तुओं लिखा हुआ है, सॉरी, वस्तुओं की शेपिंग और रिमिंग करनी होती है तो निम्न में से किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है? तो जब फनल और टेपर टाइप के तो फनल स्टेक होता है, उसका प्रयोग करते हैं हम लोग इसमें। अगला है कि जब ब्रेजिंग पूर्ण हो जाए तो वर्कपीस को ठंडा करना चाहिए। कैसे? धीरे धीरे करना चाहिए। अगला है कि जॉब को 90 डिग्री में बैंड के साथ बनाना है तो निम्न में से किस नोच का प्रयोग करेंगे? तो वी नोच का करेंगे। वी नोच आपको पता है, वी नोच 90 डिग्री पे बना होता है, तो वी नोच का करेंगे। चलिए अगला सवाल जो गलत किया है कि निम्न में से कौन सा स्टेक जो है वो डबल एंडेड आश्रय प्रदान करती है? तो हॉर्स स्टेक। हम अमन से काफी ज्यादा हैप्पी इस वजह से हैं कि सवाल इतने चेंज हो रहे हैं, सवाल ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो कंफ्यूजन वाले हैं, फिर भी पता नहीं कैसे सोल्व कर पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सारे सवाल ही सोल्व कर रखे हैं इसने पहले से, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सारे सवाल जो मैंने दिए हैं वो सारे सवाल करवाए हुए हैं, नए सवाल हैं, है ना। तो फिर भी सारे सवाल सही कर पा रहे हो, ये बड़ी खुशी की बात है और इसको रेगुलर करके रखना है। तो इसका हॉर्स स्टेक बोलेंगे बाबू। अगला है कि पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? तो कार्बाइड का निर्माण किया जाता है, कार्बाइड आपको पता है। आगे है कि पिच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है? मीन्स कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से कितने पिच की सीमा तक को हम लोग माप सकते हैं, ये आपका सवाल है। तो 0.25 से 3.5 जनरली जो है हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से पिच मापने के लिए नहीं, उसका मेन डायमीटर मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से कुछ पिच भी, कुछ एक निश्चित रेंज तक हम लोग पिच माप सकते हैं, है ना। तो वो है हमारा 0.25 से 3.5 तक। अगला है कि ब्रेजिंग एक विधि है जिसमें नॉन फेरस फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक होता है तो 427 डिग्री से अधिक परंतु बेस धातु के गलनांक से कम। ये ब्रेजिंग का सवाल था आपका। ब्रेजिंग से काफी ज्यादा सवाल डले हैं। अगला सवाल है ब्रेजिंग से ही रिलेटेड जो गलत भी कर रखा है कि ब्रेजिंग की एक विधि में फिलर रॉड की गलनांक रेंज जो है वो 620 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक है और इसका प्रयोग इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए आप। यह विधि क्या है? तो इसको हम लोग सिल्वर ब्रेजिंग बोलते हैं। अगला है कि ब्रेजिंग फिलर रोड निम्न में से किससे बनी होती है? तो ब्रास से बनी होती है। ब्रेजिंग में जो फिलर रोड का जो इस्तेमाल करते हैं वो ब्रास मटेरियल से बना होता है। अगला जो सवाल गलत है वो है कि ब्रेजिंग में फिलर धातु का कौन सा गुण उसे छोटे क्लियरेंस से बहने देता है? तो उसे बोलते हैं कैपिलरिटी। आगे भी काफी सवाल गलत हैं, एक सेकेंड थोड़ा।
चलिए आगे सवाल करेंगे। आगे जो गलत है, ठीक है, सीट मेटल की थिकनेस नंबर की एक सीरीज प्रकट की जाती है, इसे कहते हैं। तो गेज से करते हैं। सीट मेटल का थिकनेस चेंज करने के लिए जो सीरीज जो होता है उसको गेज बोलते हैं। आगे है कि सीट मेटल कार्य केवल धातु के सीटों पर किया जाता है जिन्हें बनाया जाता है। तो रोल करके बनाया जाता है। आपको पता है जितनी भी सीटें बनाई जाती हैं, जो लंबी लंबी जो सीटें देखते हैं आप, जो चदरा बोलते हैं जिसको हम अपने भाषा में, वो जो बनाए जाते हैं वो रोल करके बनाए जाते हैं। बोले रोल कैसे करते हैं सर? तो रोल, एक रोलर पे क्या किया जाता है, मेटल का जो भाग होता है मेलेबल प्रॉपर्टी वाला मेटल, उसको जैसे आटा जैसे गूंथते हैं ना, उस प्रकार का होता है वो। और उसको क्या करता है, एक रोलर पे करके इसके बाद उसको रोल कर दिया जाता है, और उसको जितनी आपको थिकनेस में चाहिए होता है वैसे कर दिया जाता है। जैसे आपका केतारी वतारी पिराते देखो, जिसको गन्ना बोलते हैं, गन्ना से जूस निकालते हुए देखा होगा तुमने, उस प्रकार से है ना करके किया जाता है, रोल कर करके। चलिए अगला जो सवाल है आपका, वो उसका कितना पतला थिकनेस चाहिए, उसका कितना पतला सीट होगा, वो उसी में आपको सीट करना होता है, उसको एडजस्ट करना होता है 0.5 mm, 1 mm, 2 mm उसके अनुसार। चलिए अगला है कि सीट मेटल कार्य में हैंड ग्रूवर को प्रयोग में लाने का निम्न में से कौन सा है? तो ग्रूवर को सीम लॉक करने के लिए, स्क्रू थ्रेड, स्क्रू जैक में किस पिच का? तो एक्मी थ्रेड का या फिर स्क्वायर थ्रेड का। स्क्रू जैक में दो का प्रयोग करते हैं, एक्मी का या स्क्वायर का। अगला है स्क्रू पेच गेज का उपयोग करते हैं तो थ्रेड की माइनर डाया की जांच करने के लिए। आपको पता है माइनर डाया क्या होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि सिल्वर ब्रेजिंग में फिलर धातु सिल्वर एलॉय है। एक एलॉय जिसमें इतना कितना प्रतिशत अधिक सिल्वर होता है तो सिल्वर एलॉय माना जा सकता है? तो आपका 10% होना चाहिए। ये सारे सवाल थे। अब किसी को पार्टिकुलर सवाल में दिक्कत है तो एक बार पूछिए फटाक से हमसे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, किन्हीं को भी किसी सवाल में दिक्कत है? पुरुषोत्तम, अपनी आदत में सुधार लाओ और एग्जाम दो। 1 घंटा तुम पेपर दे दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, जबकि बन जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देना है। आकाश कुमार, रेगुलर अरे पेपर सर, दो। जी सर लेट हो गया, सब नींद में नहीं टूटता है सर। कैसा आदमी है जी। सर अब 12-1 बजे सब सुतेंगे तो नींद कहाँ से टूटेगा? हम भी सोते हैं 12-1 बजे, इसका मतलब क्या हम सुबह उठेंगे नहीं? हम 2 बजे सोते हैं। बताओ। ये भाई चीज तो तुम ये लोग चीज दिन तुमको में नींद खुद चुरा लेते हो। ये चीज तुमको खुद से करना होगा कि तुम 12 बजे अरे उठो। टाइम अलार्म पता मैनेजमेंट है सर, तुम्हारे हाथ बजते में रह है, जाता तुम्हारे है पास सर। और कोई काम नहीं है। अभी लॉकडाउन में घर पे पड़े हो, टाइम मैनेजमेंट तुम्हें खुद से करना चाहिए कि तुम्हें कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। कम से कम बाकी जो भी तुम्हारे काम होते हैं, हम तो 2:30 बजे सोते हैं सर। एक्स्ट्रा एक्टिविटी वाले सर जितने भी अलार्म काम होते बजबे नहीं हैं वो करता है तुम सर, पता अपना नहीं समय कैसे निकाल के अलार्म करो ना। लगा है। लेकिन जो पेपर का जो समय है और क्लास का समय है उसमें कम से कम तुम फ्री रहो 100%। जब तुम पेपर में ही तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट वैसे ही अच्छा नहीं आएगा। सवाल आते भर में तुम गलत कर दोगे। अच्छा सर, एग्जाम कब होगा? हाँ, एग्जाम की बात ऐसा है कि एग्जाम का तो खुद एनसीबीटी को भी नहीं पता कि कब लेगा, तो हमारा तो बात ही अलग है। हमने ऐसे कितना दिन करते रहेंगे सर? हमेशा तक करते रहेंगे। वैसे भी तुम्हें तो और ज्यादा करना चाहिए। तुम फाइनल ईयर के हो, तुम्हें जितना से जितना ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है।